प्यारे बच्चों, मधु ऐप की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो जब पढ़ाई की बात चल रही है तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। जरा इस तरफ ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हैं आप लोग? चाचा और चाची खड़े हैं, लड़का हाथ धो रहा है, लड़की पढ़ रही है। चाचा चाची, लड़का लड़की, इनसे किसका बोध होता है? जी हाँ, इन शब्दों से इनकी जाति का बोध होता है, जिसे हम व्याकरण में किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? क्या बता सकते हैं? जी, इसे हम पढ़ते हैं व्याकरण में लिंग के अंतर्गत। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है लिंग, जिसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और बात करेंगे। तो देखिए, यह है हमारा आज का विषय। लिंग संस्कृत का शब्द है। यह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह, लक्षण या निशान। चिन्ह, लक्षण या निशान। इसकी परिभाषा, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, यानी पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। अन्य भाषाओं में आप लोग देखोगे 3 भेद होंगे, लेकिन हिंदी में 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके अंतर्गत समस्त मानव, मानवेतर प्राणी और यहाँ तक कि जड़ पदार्थों को रखा गया है, और इनका हमें लिंग निर्णय करना भी हमें सीखना पड़ता है, सीखना होता है। क्योंकि ये 2 भागों में बंटे हुए हैं। तो आप यहाँ देखिए, हिंदी में लिंग 2 भेद हैं इनके, और एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस रूप से उसके किस जाति के? पुरुष जाति के। पुरुष जाति के क्या है? पुल्लिंग होते हैं। और स्त्री जाति के जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग का उदाहरण आप देख सकते हैं, पिता, बालक, लड़का, लेखक, हिरण, बाघ, घोड़ा, ग्रंथ, खेत। और स्त्रीलिंग के उदाहरण माता, बालिका, लड़की, लेखिका, हिरनी, बाघिन, और यहाँ घोड़ी, सड़क, कलम, ये सभी शब्द इन 2 लिंगों के अंतर्गत आते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग रूप नहीं होते और कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग रूप नहीं होते। ऐसे शब्दों को क्रमशः नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग कहा जाता है। आप इनके उदाहरण भी देख लीजिए। नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? देखिए, नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत कौवा, पक्षी, तोता, नेवला, कछुआ, बाज, और नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत कोयल, चिड़िया, मैना, गिलहरी और चील। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं ये सब के सब नित्य पुल्लिंग है, जिनके क्या है? स्त्रीलिंग रूप व्याकरण में नहीं है, और ये जो शब्द है नित्य स्त्रीलिंग, इनके पुल्लिंग रूप नहीं है। लेकिन इनके अंतर्गत जो पुरुष और स्त्री हैं उनका निर्धारण, यानी उनका लिंग स्पष्ट कैसे करें? तो उनका लिंग स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नर और मादा शब्द जोड़ते हैं। जैसे नर कौवा, नर कोयल, मादा कोयल। कौवा नित्य पुल्लिंग है, लेकिन कोयल नित्य स्त्रीलिंग है।
इनके सामने लेकिन हम नर और मादा जोड़कर इनका लिंग स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण भी देख सकते हैं, नर खरगोश और मादा खरगोश। चित्र देखकर ध्यान दीजिए। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द प्राकृतिक रूप से वे नर या मादा होते हैं, पुरुष या स्त्री होते हैं, लेकिन कुछ अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द जो हैं उनका हम लिंग कैसे स्पष्ट करेंगे, कैसे निर्धारण करेंगे, ये निश्चित रूप से हमारे लिए अभ्यास की बात है। और एक बात है, जब अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों की बात आती है उनके लिंग की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में जो संज्ञा है उनके साथ जो विशेषण का प्रयोग होता है तो विशेषण का रूप संज्ञा के रूप के अनुसार और संज्ञा शब्द लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग उनके रूप के अनुसार बदल जाता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। और जब संज्ञा शब्द कर्ता और कर्म के रूप में आते हैं तो उन्हीं के अनुसार क्रियापद भी बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, राम रोटी खाता है। कर्ता पद राम के अनुसार, पुल्लिंग के अनुसार खाता है क्रिया, और राम ने रोटी खाई। तो यहाँ पर कर्म क्या है? रोटी है, और इसी के अनुसार क्रियापद बना है। इसीलिए हिंदी में हमें क्या जरूरी है? हमारे लिए प्रत्येक संज्ञा शब्द की लिंग की पहचान, प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग की पहचान अत्यंत जरूरी है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं उनके लिंग का जो परिचय देना है या फिर उनके लिंग की जो पहचान करनी है, किस तरीके से हम कर सकते हैं? नियम है, देखिए यहाँ पर, शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर। दूसरा जो है वह है अर्थ के आधार पर, और तीसरा शब्दांत, स्वर या प्रत्यय के आधार पर हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग निर्णय कर सकते हैं। आइए बारी बारी से इन पर अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले किसके आधार पर, किस तरीके से हम लिंग का यानी अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द की लिंग की पहचान करेंगे? शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर। जिन अप्राणीवाचक अकारांत संज्ञा शब्दों का रूप बहुवचन में परिवर्तित नहीं होता, अर्थात एक वचन में जैसे रहता है बहुवचन में ठीक वैसे रहता है अप्राणीवाचक अकारांत संज्ञा शब्द, वैसे शब्द जो होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, पेड़ पेड़ और दांत दांत, ये एक वचन में पेड़ है, बहुवचन में भी पेड़ है। दांत और बहुवचन में भी दांत। तो ऐसे शब्द जो है ये अप्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द में अ होता है, अकारांत संज्ञा शब्द है और उसके अंत में बहुवचन में ए जुड़ता है, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ये अप्राणीवाचक है, अकारांत संज्ञा शब्द है, लेकिन बहुवचन में यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात अ है, अकारांत है, लेकिन बहुवचन में बातें। और आदत बहुवचन में क्या हो गया है? आदतें। तो इस तरह के शब्द जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान दीजिए, अप्राणीवाचक अकारांत संज्ञा शब्द जो बहुवचन में परिवर्तित जिनका रूप नहीं होता है वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, और जो बहुवचन में अ का ए हो जाता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्द बहुवचन में बदलकर ए हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? आकारांत संज्ञा शब्द बहुवचन में ए हो जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे
कमरा, कमरे, कांटा, कांटे, दरवाजा, दरवाजे, और भी उदाहरण पंखा, पंखे। आकारांत क्या हुआ? एकारांत हो गया। तो ये शब्द पुल्लिंग है। और जिन अप्राणीवाचक, ये अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में क्या जुड़ता है? ए जुड़ता है। वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण आशा आकारांत है, आशा, और बहुवचन में आशाएं, परीक्षा, परीक्षाएं। तो इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं, यानी इनका लिंग जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये आकारांत का एकारांत हो जाता है बहुवचन में, और आकारांत का जब ए अंत में जुड़ता है तो पहला वाला पुल्लिंग और दूसरा जो है वह स्त्रीलिंग कहलाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं तीसरा नियम क्या है। तो जिन अप्राणीवाचक ह्रस्वई और दीर्घई कारांत संज्ञा शब्दों का, अप्राणीवाचक ह्रस्वई और दीर्घई संज्ञा शब्दों का बहुवचन में उनका रूप क्या होता है? नहीं बदलता। यहाँ पर देखिए इन शब्दों को, गिरी, गिरी, मोती, मोती, ये ह्रस्वई और ये दीर्घई, छोटी और बड़ी। इनका रूप एक वचन में जैसा था बहुवचन में भी वैसा ही रहा है कि नहीं? तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे बताइए? ये शब्द जो है ये पुल्लिंग है। और इसके बाद जिन अप्राणीवाचक ह्रस्वई और दीर्घई कारांत संज्ञा शब्दों की जो अंतिम ई है, वो क्या हो जाता है बहुवचन में? या। वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रीति, रीतियां, नदी, नदियां, रीति, रीतियां, और क्या हुआ यहाँ पर? नदी, नदियां। इसके वचन में आप नियम पढ़ोगे। यहाँ छोटी जो है दीर्घई यहाँ पर देख सकते हो, इसमें बदलाव क्यों हुआ है ये पढ़ोगे आप वचन कक्षा में, आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा। लेकिन बहुवचन में नदियां जो है वो छोटी की मात्रा होगी। और ये शब्द जो है ये क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? ये स्त्रीलिंग है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले नियम की ओर। इनके अलावा अकारांत, आकारांत, ह्रस्वई, दीर्घई, इनके अलावा कुछ और शब्द हैं जिनके बहुवचन के रूप के आधार पर हम उनका लिंग निर्णय कर सकते हैं। जैसे उ, ऊ, ओकारांत संज्ञा शब्द जिनका रूप बहुवचन में क्या होता है? नहीं बदलता। वे शब्द पुल्लिंग और जिनके अंत में क्या जुड़ जाता है? ए जुड़ जाता है, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो अश्रु बहुवचन में अश्रु है, ये पुल्लिंग है। लड्डू बहुवचन में लड्डू है, पुल्लिंग शब्द है। रेडियो अंग्रेजी का शब्द है हालांकि, लेकिन इसे हम लोगों ने क्या किया? हिंदी में अपना लिया है। पूरी तरह से हिंदी के शब्द की तरह ही हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द जो है एक वचन रेडियो, बहुवचन भी रेडियो। और ऋतु, ऋतु शब्द का यहाँ उदाहरण देखिए, बहुवचन में किसका प्रयोग हुआ है? ए का प्रयोग हुआ है। लू, लुए। तो यहाँ पर ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग। एकारांत शब्द भी आप ले सकते हो। ट्रे, ट्रे बहुवचन में ट्रे ही है। और औकारांत संज्ञा शब्द भी आप ले सकते हो। जौ, पुल्लिंग, जौ है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं जिनका रूप एक वचन में जैसे रहता है बहुवचन में वैसे ही रहता है, वे शब्द पुल्लिंग, लेकिन जिनके अंत में क्या जुड़ जाता है? ए जुड़ता है, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों ये है अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द या संज्ञा शब्दों के अंतिम माने बहुवचन के आधार पर उनका हम लिंग निर्णय कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों दूसरे नियम की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा तरीका जो है वह है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय करना। इसको शब्द वर्ग के अंतर्गत भी रखा जाता है, माने शब्द वर्ग के आधार पर हम लिंग निर्णय भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो अनाजों के नाम, जो अनाज है उनके नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे धान, गेहूं, चावल, चना, बाजरा, ये सब
पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन इनमें अपवाद हैं। नियम है तो अपवाद तो रहेंगे ही। यहाँ पर जो अपवाद माने ये शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे, जैसे अरहर, मूंग और मकई। ये पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं अरहर, मूंग और मकई। फिर खाद्य पदार्थों के नाम, भात, पराठा, हलवा, लड्डू, पेड़ा, ये सारे शब्द जो है ये पुल्लिंग है, लेकिन रोटी, दाल, पूड़ी ये अपवाद स्वरूप है, यानी ये स्त्रीलिंग है। लेकिन पुल्लिंग खाद्य पदार्थों के नाम जो है भात, पराठा, हलवा, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, समोसा और भी बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। इनका अभ्यास करना जरूरी है। और वृक्षों के नाम आम, बरगद, पीपल, नीम, अशोक, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अपवाद भी है, खिरनी है, इमली है, मौलसरी है, ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। लेकिन वृक्षों के नाम में आम, बरगद, पीपल, नीम, अशोक आदि को हम ले सकते हैं। धातुओं के नाम भी सोना, पीतल, तांबा, लोहा, कांसा, ये पुल्लिंग है। अपवाद क्या है? अपवाद चांदी है। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अन्यथा सोना जो है वो पुल्लिंग, पीतल पुल्लिंग, तांबा जो है वो पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ये क्या है? ये पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी जो है वह स्त्रीलिंग है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, इन्हें भी पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है। रत्नों के नाम भी हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अपवाद है मणि। परीक्षा में पूछा जाएगा कि मणि क्या है, तो उस समय आपको बताना है ये अपवाद के रूप में क्योंकि है, इसे हमें स्त्रीलिंग लिखना है। बाकी हीरा पुल्लिंग है, मोती, परीक्षा में बार बार यह प्रश्न आता है मोती का लिंग बताइए, तो मोती जो है वह पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। और द्रव्य पदार्थों के नाम, पानी, दूध, दही, शरबत, तेल, ये शब्द जो है ये पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद चाय है, काफी है, छाछ है, ये स्त्रीलिंग है। फलों के नाम भी देखिए, अनार, आम, केला, पपीता, संतरा, सेब, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। और अपवाद में भी हमें कुछ फल मिल जाएंगे, लीची, नारंगी और नाशपाती, ये शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। लेकिन हमें देखना है अधिकतर जो संज्ञा शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आए हैं। अपवाद भी मिलेंगे, तो दुविधा में नहीं रहना है। दुविधा से बचने के लिए क्या करना है बच्चों? हमें निरंतर अभ्यास करना है, तभी हम आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी शब्द वर्ग के आधार पर, अर्थ के आधार पर स्त्रीलिंग का निर्णय करना। कौन कौन से शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं? नदियों और झीलों के नाम, गंगा, यमुना, ऋषिकुल्या, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, जितनी भी नदियां हैं उनके नाम जो है वे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं, लेकिन अपवाद हैं। ब्रह्मपुत्र हैं, सिंधु, सोन, ये जो नदियां हैं ये अपवाद स्वरूप है, यानी इनका लिंग जब लिखना पड़े हमें पुल्लिंग लिखना पड़ेगा, अन्यथा ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं के नाम, जितनी सारी भाषाएं हैं वे सब किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। हिंदी हो, संस्कृत हो, ओडिया हो, अंग्रेजी, उर्दू, सभी के सभी इनका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी भाषाओं के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और क्या बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं नक्षत्रों के भी नाम, अश्विनी, रोहिणी, विशाखा। तिथियों के नाम, तीज, अमावस्या, पूर्णिमा। किराना पदार्थों के नाम भी यहाँ आप देख सकते हो, इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी, हींग, ये जो होते हैं ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लेकिन किराना पदार्थों में कुछ अपवाद है, धनिया, जीरा, नमक, मसाला, ये शब्द जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ये अपवाद हैं। बाकी किराना पदार्थ जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये है अर्थ के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का
निर्णय करना। अभी हम देखेंगे शब्दांत स्वर, इसके आधार पर हम देखेंगे तरीका क्या है। शब्दांत स्वर या प्रत्यय के आधार पर हम लिंग का निर्णय करेंगे। शब्दांत स्वर और प्रत्यय, शब्द के अंत में आपको कौन सी ध्वनि सुनाई देती है उसके आधार पर या उसमें लगे प्रत्यय के आधार पर हम लिंग निर्णय करेंगे। जैसे जिन तत्सम शब्दों के अंत में, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप में अपने मूल रूप के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। वैसे शब्द अगर उनमें क्या लगा हो, अ, अन, त्व, त्य, य, आय, आर, आश, ये लगे हों तो वे क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे त्याग, इसमें क्या सुनाई देता है हमें? अ, यहाँ पर अन्न, यहाँ हम देख सकते हैं त्व, यहाँ त्य, यहाँ य, इसके साथ य के साथ अ भी हमें सुनाई देता है। और अध्याय, इसमें आय है, संसार आर है, रास में आस है कि नहीं? तो ये तत्सम शब्द है और इनके अंत में यदि अ, अन, त्व, त्य, य, आय, आर, आस आदि का प्रयोग हो तो वे शब्द क्या होंगे? वे शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। और भी देखिए, जिन हिंदी या उर्दू के शब्द उनके अंत में क्या होगा? आ, आव, ना, पा, पन, उनके अंत में यदि हो तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? वे शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे, है ना? तो जैसे आटा, इसके अंत में क्या सुनाई देता है? आ, आव, इसके अंत में यहाँ पर ना, पा, पन आदि हम सुन सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी स्त्रीलिंग, शब्दांत प्रत्यय या मात्रा के आधार पर जब हम स्त्रीलिंग का निर्णय करते हैं तो देखिए, जिन तत्सम शब्दों के अंत में, मैंने कहा जिन तत्सम शब्दों के अंत में आ, ना, ई, उ, ईमा, ता आदि हो वे क्या है? वे स्त्रीलिंग है। वे क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे पूजा, प्रार्थना, छवि, मृत्यु, कालीमा, साधुता, आ, ना, ई, उ, ईमा और ता आदि आप सुन सकते हैं इनके अंत में, है कि नहीं? तो ये सारे शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। और जिन हिंदी और उर्दू शब्दों के अंत में क्या हो? अ, आ, आई हो, फिर ई, इया, अन, वट, हट हो तो वे सारे शब्द स्त्रीलिंग कहलाएंगे। बात, दवा, पढ़ाई, चिट्ठी, खटिया, जलन, सजावट, चिकनाहट, हाँ ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। तो बच्चों एक बात है, ये जो शब्दांत, मात्रा और प्रत्यय के आधार पर हम लिंग की पहचान करते हैं, अधिकतर जो शब्द होते हैं वे भाववाचक संज्ञा शब्द ही होते हैं। अब इन शब्दों को ध्यान से देखिए, है कि नहीं? तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? लिंग की पहचान कर सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मूल्यांकन पर, जो मैंने पढ़ाया, जो आप लोगों ने सीखा, देखते हैं आपने कितना सीखा। निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय कीजिए। लिंग निर्णय करना अर्थात आपको बताना है ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो सबसे पहला शब्द क्या है? कोयल। शब्द क्या है? कोयल। कोयल क्या है? ये स्त्रीलिंग है कि नहीं? फिर आगे देखिए क्या लिखा गया है? मोती। मोती क्या बताया है मैंने? ये पुल्लिंग है। पानी। पानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पानी पुल्लिंग है।
परीक्षा, परीक्षा स्त्रीलिंग है। और नदी, नदी भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो कोयल स्त्रीलिंग, मोती पुल्लिंग, पानी पुल्लिंग, परीक्षा स्त्रीलिंग और नदी जो है ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुल्लिंग शब्द बताइए। यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न दिए हैं और आपके प्रत्येक प्रश्न के सामने 4 विकल्प हैं। उनमें से आप लोगों को एक सही विकल्प जो है उसे चुनना है, उसका चुनाव करना है। तो देखिए, पुल्लिंग शब्द बताइए। क में प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द बताइए। विकल्प में है दांत, रात, बात, कोशिश। बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जी हाँ, जो उत्तर है वह है दांत। इसको हमें क्या करना है, क्योंकि उत्तर ए है तो यहाँ पर हमें लिखना है। और दूसरा जो है प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द बताइए, है ना। तो विकल्प क्या क्या है? दही, मोती, पानी, नदी, है ना। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है बता सकते हैं आप? स्त्रीलिंग शब्द जो है वह है नदी। अर्थात हमारा उत्तर जो है वह क्या है? वह डी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर का उत्तर है दांत और नदी यहाँ दूसरे प्रश्न का यानी ख का उत्तर है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? इस कक्षा में हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा देखिए। तो सबसे पहले हमने सीखा लिंग किसे कहते हैं, है ना। फिर क्या सीखा? लिंग के भेद। फिर नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग, बहुवचन के आधार पर लिंग निर्णय करना, अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय करना और शब्दांत, मात्रा और प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय करना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।